हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकी ज्ञान पर। और आज इस वीडियो में मैं लाया हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिनका मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी का पेपर है 3 अप्रैल को। उनके लिए ये वीडियो है स्पेशल, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर और उसका सॉल्यूशन। और कोशिश करेंगे समझने की कि किस तरह से कोडिंग वर्क करती है और कहाँ कहाँ पर आपको टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, और उसे डिटेल्ड समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो सैंपल पेपर है ये सेशन 2018-19 के लिए है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन भी किया हुआ है। और ये सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 मार्क का, और इसमें क्वेश्चन है श्रेया वांट्स टू वर्क ऑन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सजेस्ट हर एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट, 2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के, जो कि कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए हुए आंसर में MySQL, MS एक्सेस, MS SQL सर्वर, Oracle एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर जो पॉपुलर डेटाबेस में और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं वो फॉक्स प्रो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप MS एक्सेल मेंशन ना करें। MS एक्सेल भी डेटाबेस है ज़रूर, लेकिन वो कंप्लीट DBMS नहीं है, और वो RDBMS नहीं होने की वजह से उसका नाम मेंशन करना ठीक नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर बी पर। व्हाट इज अ फील्ड इन अ डेटाबेस, गिव एन एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों, फील्ड क्या होता है डेटाबेस में? डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं और हर एक टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। उन्हीं कॉलम के नेम को हम फील्ड कहते हैं। द कॉलम ऑफ अ टेबल इज नोन एज फील्ड। और कॉलम नेम को हम डोमेन भी बुलाते हैं, और कॉलम नेम्स को एट्रीब्यूट भी बुलाते हैं। यानी कि डोमेन, फील्ड, एट्रीब्यूट या कॉलम नेम, ये सारे एक ही चीज को रेफर करते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल है एम्प्लॉय नंबर, नंबर, नेम एक्सेट्रा। यहाँ पर एग्जांपल में किसी भी कॉलम का नेम का एग्जांपल हो सकता है। तो एग्जांपल आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है सैंपल, और यहाँ पर प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना है और डिफाइन भी करना है कि प्राइमरी की होता क्या है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सिक्वेंटली हम इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, MMWT के लिए कुछ स्पेशल वीडियो भी लाने वाला हूं, जिसमें आपकी HTML की थोड़ी प्रिपरेशन और थोड़ी SQL की प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक टेबल दिया हुआ है, जहां पर आपको सबसे पहले डिफाइन करना है प्राइमरी की क्या होता है। अगर आपको पहले से पता है प्राइमरी की क्या है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो ये जरूर जान लें कि किसी भी टेबल में वैसा कॉलम या वैसा एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि 2 से 1 से ज्यादा कॉलम के सेट भी हो सकते हैं, जो हर एक रिकॉर्ड को, उस टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी की। तो यहाँ पर है एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which are used to identify a tuple uniquely is known as primary key। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है। टपल का मतलब होता है एक रिकॉर्ड या एक रो जो इंफॉर्मेशन से फिल की गई है, यानी कि वन फिल्ड इंफॉर्मेशन रो और वन रो ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर नंबर ऑफ टपल्स इस टेबल में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स हैं इस टेबल में 5। और यहाँ जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स या नंबर ऑफ फील्ड्स कहें वो है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर इस टेबल में 4 फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इन चारों कॉलम्स में से किस कॉलम को प्राइमरी की बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, प्राइमरी की के लिए 3 कंडीशन होती है। क्या क्या? बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। एक, वो नॉन ब्लैंक फील्ड हो, यानी कि उस फील्ड का कोई भी, उस पूरे के पूरे कॉलम में कोई भी फील्ड ब्लैंक ना हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो होने चाहिए यूनिक, यानी कि सेम डेटा सेट किसी भी सेल्स में रिपीटेड ना हो, उसी कॉलम के दूसरे सेल में सेम डेटा रिपीटेड ना हो। और थर्ड जो कंडीशन होती है प्राइमरी की, वो होती है कि वो फ्यूचर में कभी चेंज ना हो। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात को तो कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इस दिए हुए टेबल में आप जरूर देख सकते हैं कि ये जो पहला कॉलम है S_नंबर का, वहां पर आप डेटा को देख सकते हैं, कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल अलग अलग है। और इसमें जो S_नेम देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम से। थर्ड कॉलम में S क्वांटिटी के अंदर आप देख सकते हैं ये डेटा रिपीटेड है, यानी कि इस कॉलम को आप प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। और परचेज डेट में भी यहाँ पर डेटा रिपीटेड नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आप इसे प्राइमरी की नहीं बना सकते और क्यों नहीं बना सकते, इसका रीजन बताऊंगा। यहाँ पर आपके पास आंसर में जो दिया गया प्राइमरी की आइडेंटिफाई करने के लिए एस नंबर, यानी ये कॉलम प्राइमरी की हो सकता है, या फिर एस नेम, ये कॉलम भी प्राइमरी की हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब आपके पास क्वेश्चन है कि परचेज डेट प्राइमरी की क्यों नहीं हो सकती है। हो सकता है पॉसिबल कि सेम डेट को मल्टीपल आइटम्स परचेज किए जाएं, तो यहाँ पर जब मल्टीपल आइटम्स परचेज किए जाएंगे तो सेम डेट की एंट्री बार बार होगी अलग अलग रो में और वो रिपीट हो जाएगा, इसलिए इस कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। और दोस्तों आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम सेम आइटम सेम डेट पर दो बार नहीं परचेज कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर इस आंसर की के हिसाब से एस नेम प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी की जो बिल्कुल विजिबल और क्लियर है वो है एस अंडरस्कोर नंबर। यहाँ पर दोस्तों हमने लॉजिक अप्लाई किया है कि ये हम अब दोबारा से ये रिपीट हो सकती है। और अगर सामने आपको कंफ्यूजन है, कॉलम नेम क्लियर नहीं है, कॉलम नेम से आपको पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरह का फील्ड है, तो आप डेटा को देख करके इंटरप्रेट करें कि उसे प्राइमरी की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Shweta wants to delete the records where the first name in Rahul in the EMP table. She has entered the following SQL statement. An error is being displayed. Rewrite the correct statement. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसे आपको रीराइट करना है ताकि ये एसक्यूएल स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो आप एक तरह से सोच सकते हैं ये जम्बल्ड अप वर्ड्स है, आपको बिल्कुल इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज करना है जिससे कि ये प्रॉपर क्वेरी बन जाए और आसानी से एग्जीक्यूट हो। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर दो तरह के सॉल्यूशन दिए गए हैं, जहाँ पर जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो आप मेंशन करेंगे, दूसरा सॉल्यूशन भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो फर्स्ट सॉल्यूशन है, डिलीट फ्रॉम ईएमपी। यहाँ पर जो सिंटेक्स होता है किसी भी रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने का एसक्यूएल में, वो होता है डिलीट एंड देन फ्रॉम, और उसके बाद आता है टेबल नेम, यहाँ जो भी टेबल नेम मेंशन किया हुआ ईएमपी, एंड उसके बाद एक आती है क्लॉज, वेयर क्लॉज, यानी कि कंडीशन, जहां पर फर्स्ट नेम इक्वल्स राहुल। तो वैसे सारे रिकॉर्ड्स को ईएमपी टेबल से ये क्वेरी क्या करेगी, ईएमपी टेबल से वैसे सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगी जहां पर फर्स्ट नेम वाले कॉलम में राहुल वर्ड आया। और आइए देखते हैं सेकंड जो इसका सॉल्यूशन दिया, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर फर्स्ट नेम लाइक राहुल। यहाँ पर इक्वल टू की जगह लाइक यूज हुआ है। यहाँ पर लाइक और इक्वल टू में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर उस फर्स्ट नेम वाले कॉलम में लाइक यानी कि राहुल नाम का वर्ड पाया जाए, चाहे राहुल के बाद या राहुल से पहले कुछ और भी वर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, वैसे सारे रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जहां पर फर्स्ट नेम में राहुल वर्ड आए। हो सकता है राहुल कुमार आ जाए, राहुल आ जाए, फिर भी ये उसको डिलीट कर देगा। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स राहुल, यहाँ पर कंडीशनल मैचिंग बिल्कुल राहुल वर्ड ही होगा तभी वहां पर रिकॉर्ड डिलीट होंगे, अदरवाइज डिलीट नहीं होंगे। तो जो फर्स्ट आंसर है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, डिफरेंशिएट बिटवीन जेपीईजी एंड जीआईएफ इमेजेस। दोस्तों जेपीईजी, जेपेग एंड जीआईएफ, जिफ जिसे बोलते हैं, दोनों ही इमेज फाइल के फॉर्मेट है और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं, पहले डिफरेंस आप बता देंगे दोनों का फुल फॉर्म। जेपीईजी स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ने ये फॉर्मेट डेवलप किया था, इसलिए उस पर शॉर्टकट नाम आ गया जेपीईजी। एंड जीआईएफ स्टैंड्स फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। यहाँ पर ग्राफिक इंटरचेंज होता है, यानी कि एक के बाद दूसरी ग्राफिक डिस्प्ले होती है, जिससे कि जिप फाइल में एनिमेशन होता है, इस वजह से इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। जेपेग इमेजेस बीइंग स्टैटिक इमेजेस डज नॉट अलाउ एनिमेशन। जेपेग इमेजेस में एनिमेशन नहीं होते, यानी कि जिस तरह की इमेज वैसे ही डिस्प्ले होगी। जिफ इमेज एनिमेशन अलाउ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिफ जैसा कि आपने देखा होगा मोबाइल्स पर या फिर आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे इमेजेस ऐसे आते हैं जिनमें एनिमेशन होती है, वो सारे के सारे जिफ फॉर्मेट में ही होते हैं। थर्ड, जेपेग इमेजेस आर गुड फॉर डिस्प्लेइंग रियल वर्ल्ड फोटोग्राफ्स। रियल वर्ल्ड की फोटोग्राफ्स यानी कैमरे से फोटोग्राफ आपने खींचा हुआ है तो उसे डिस्प्ले करने के लिए जेपेग फॉर्मेट बहुत अच्छा होता है। और जिफ फॉर्मेट सॉलिड कलर्स, टेक्स्ट एंड लाइन आर्ट को डिस्प्ले करने के लिए जिफ फॉर्मेट ज्यादा अच्छा होता है। JPEG files are more compressed than GIF files, hence JPEG files are more compact than GIF files. सो यहाँ पर कंप्रेशन JPEG फाइल का ज्यादा होता है जिफ के कंपैरिजन में, और इसलिए JPEG फाइल की जो साइज होती है जिफ फाइल से कम होती है। यहाँ पर जिफ फाइल्स आर लेस कंप्रेस्ड, हेंस टेक मोर स्टोरेज स्पेस। तो जिफ फाइल की साइज जो है वो जनरली JPEG इमेजेस से ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये थे मेन डिफरेंसेस JPEG एंड जिफ इमेज फाइल्स में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एफ, एक्सप्लेन द टर्म पब्लिशिंग
A flash movie. Name the extension of the file created when a flash movie is published using a Macromedia, a Macintosh projector. तो यहाँ पर देखते हैं कि पब्लिशिंग फ्लैश मूवी, इस फ्लैश मूवी दोस्तों अगर आपने फ्लैश सॉफ्टवेयर अच्छे से सीखा हुआ, अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि फ्लैश मूवी, क्योंकि आपकी ये स्टडी में है, सिलेबस में है, तो जब भी आप फ्लैश में, माइक्रोसॉफ्ट फ्लैश में या फिर एडोब फ्लैश में काम करते हैं, तो वहाँ पर मैक्रोमीडिया फ्लैश या फिर एडोब फ्लैश में अगर आपने काम किया हो तो आपको याद होगा कि जब आप एनिमेशन डिज़ाइन कर लेते हैं और फाइनली उसे वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, मूवी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे करना पड़ता है पब्लिश। तो बिल्कुल इसी टर्म को डिफाइन करना है। पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मूवी फाइल्स टू बी अपलोडेड ऑन अ वेबसाइट फॉर यूजर्स बाय कन्वर्टिंग द फ्लैश। सो फ्लैश की फाइल को कन्वर्ट करके हम मूवी फाइल में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पब्लिशिंग। एंड .fla फाइल, सो फ्लैश की जो .fla फाइल होती है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो फ्लैश में हम फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .fla, और उसे हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्मेट में, और दूसरा फॉर्मेट हो सकता है .swf या .html एक्सेट्रा। और फिर जब आप फ्लैश मूवी पब्लिश करेंगे मैक से, मैक प्रोजेक्टर से, तो वहां पर जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .hqx होता है, और ये HQX बाइनरी टू हेक्सा कोड कन्वर्जन मेथड होता है, जहां पर किसी भी मल्टीमीडिया फाइल को हेक्सा डेसिमल कोड के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, .hqx आप याद रखेंगे और यहाँ पर आपके क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। मेंशन एनी वन यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मल्टीमीडिया का क्या यूज हो सकता है दोस्तों? इसका जो आंसर है अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने इमेजिनेशन से भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी आपके सामने सजेस्टेड दो आंसर्स हैं। डॉक्टर्स कैन बी ट्रेन्ड बाय लुकिंग एट वर्चुअल सर्जरी। वर्चुअल सर्जरी में जो डॉक्टरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है। दे कैन सिमुलेट हाउ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय डिजीजेस स्प्रेड बाय वायरसेस और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या वायरस जब ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड होते हैं तो ह्यूमन बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उसके सिमुलेशन को आप मल्टीमीडिया के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये हो गए हेल्थ सेक्टर में या मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में मल्टीमीडिया के यूजेस। और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आता है। अब क्वेश्चन नंबर थोड़े एलेबरेटिव टाइप के, और यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन के हमारे मार्क्स, अगेन 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, और देख सकते हैं व्हाट इज फ्रेम रेट। फ्रेम रेट क्या है? सो दोस्तों अगर आपको फ्लैश की फाइल या फ्लैश का एनिमेशन याद है तो वहां पर आप सेट करते थे फ्रेम रेट, बाय डिफॉल्ट कुछ फ्रेम रेट सेट होकर के आते थे। तो जो छोटे छोटे इमेजेस, छोटे छोटे इमेज के पिक्सल्स हैं जहां पर आप इमेजेस स्टोर करते हैं, वो सारे फोटोग्राफ्स जहां पर आप इंडिविजुअल इमेजेस को स्टोर करते हैं उनको कहते हैं फ्रेम। फ्लैश फाइल के अंदर फ्रेम रेट इज यूज टू सेट द स्पीड ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन की स्पीड को सेट करने के लिए फ्रेम रेट यूज करते हैं। जितनी ज्यादा फ्रेम रेट होगी एनिमेशन का स्पीड उतना ज्यादा होगा। इफ फ्रेम रेट इज लो देन एनिमेशन विल बी स्लो, अदरवाइज इट इज फास्ट। फ्रेम रेट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रेम्स पर सेकेंड और एफपीएस। फ्रेम पर सेकेंड ये यूनिट होता है फ्रेम रेट का, एफपीएस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बी, डिफरेंशिएट बिटवीन मोशन ट्विन एंड शेप ट्विनिंग। सो यहाँ पर दो तरह की ट्विनिंग आपने माइक्रोमीडिया फ्लैश में स्टडी किया हुआ या फिर एडोब फ्लैश में स्टडी किया हुआ है। दो तरह की ट्विनिंग बेसिकली होती है, मोशन ट्विनिंग एंड शेप ट्विनिंग। मोशन ट्विनिंग में क्या होता है? मोशन ट्विनिंग इज यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है और इसकी पोजीशन चेंज करके आपने यहाँ से यहाँ की एनिमेशन के थ्रू, उसे बोलते हैं मोशन ट्विनिंग, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट में मोशन जनरेट किया। शेप ट्विनिंग की, तो शेप ट्विनिंग में क्या होता है कि एक शेप चेंज होकर के दूसरे शेप में बदल जाता है। तो शेप ट्विनिंग इज यूज टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं शेप ट्विनिंग। यहाँ पर शेप ट्विनिंग में आता है मोर्फ इफेक्ट, जहां पर एक शेप से दूसरा शेप या एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर इमर्ज होती है। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, मोशन ट्विन वर्क्स ओनली विद सिंबल्स। फ्लैश में सिर्फ और सिर्फ सिंबल में ही आप मोशन ट्विन सेट कर सकते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में आप मोशन ट्विन सेट नहीं कर सकते हैं। शेप ट्विन वर्क्स विद एनी ऑब्जेक्ट, और शेप ट्विन आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में आप, यहाँ फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में मोशन ट्विन में आप देख रहे हैं कि शेप चेंज नहीं है, बस उसकी पोजीशन बदल रही है, और सेकंड वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर शेप चेंज हो जा रहा है। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। अगले
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेम एनी टू मूवी फाइल फॉर्मेट्स। सो दोस्तों आप, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप बहुत सारे मूवी देखते हैं तो मूवी फाइल का फॉर्मेट यानी जो उसका एक्सटेंशन नेम है वो मेंशन करना है आपको। सो डॉट एवीआई या एमपीईजी, एमओवी, एसडब्ल्यूएफ, डीएटी, या फिर फ्लैश में जो मूवी बनती है एफएलवी या MP4, ये सारे के सारे मूवी फाइल के फॉर्मेट होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे मूवी फाइल फॉर्मेट हो सकते हैं। डिफाइन लेयर, राइट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग लेयर्स इन फ्लैश। तो ये क्वेश्चन जहाँ भी लेयर की बात आती है और अगर स्पेसिफिकली फ्लैश मेंशन नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में बिल्कुल स्पेसिफिक मेंशन है कि फ्लैश के लेयर का डेफिनेशन लिखना है। फोटोशॉप में भी लेयर होते हैं, वो लेयर की डेफिनेशन नहीं लिखनी, तो यहाँ पर लेयर को डिफाइन करना है। अ लेयर इज लाइक अ ट्रांसपेरेंट शीट stacked on top of each other which may contain different scenes of a flash movie। तो जब आप फ्लैश मूवी बनाते हैं या फिर कैरेक्टर्स में एनिमेशन जनरेट करते हैं तो आप उनको अलग अलग लेयर्स पर बना सकते हैं ताकि आपको उनमें चेंजेस करने में कुछ प्रॉब्लम ना आए और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक की गई ट्रांसपेरेंट शीट की तरह होते हैं लेयर्स। सो लेयर्स यूज करने का एडवांटेज क्या है, आपको एक एडवांटेज मेंशन करना है। इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द आर्टवर्क, फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट एंड एनिमेशन इन अ सिंगल फाइल। सो एक सिंगल फाइल के अंदर आप अपने आर्टवर्क का जो आपने ड्राइंग की प्लस फोटोग्राफ जो आपने इंसर्ट की और टेक्स्ट और एनिमेशन, इन सबको एक ही फाइल के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग। सो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर एक फिगर दिया है, एक छोटी बॉल है और एक बड़ी बॉल है और यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिए हुए हैं कि करना क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शोज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर फ्रेम 1। द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ब्लू। द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट हैंड साइड शोज पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर फ्रेम 20। द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रीन। द सर्कल on frame 1 moves and transforms into an ellipse on frame 20. Write the procedure and property setting of animation for animating the above scenario। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सर्कल से एलिप्स में चेंज होना है, यानी कि आप बिल्कुल दिमाग लगा करके सोच सकते हैं कि यहाँ पर शेप हो रहा है चेंज। तो शेप जहाँ पर चेंज होने की बात आती है वहाँ पर किस तरह का ट्यूनिंग आता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वर्क करती है शेप ट्यूनिंग। और आपको बिल्कुल शेप ट्यूनिंग, इस शेप को कन्वर्ट करने के लिए, शेप ट्यूनिंग सेट करने के लिए बिल्कुल सारे के सारे स्टेप्स मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स, सेलेक्ट फ्रेम 1 फ्रॉम द टाइमलाइन। टाइमलाइन पर फ्रेम 1 को सेलेक्ट करना है। ये सारे के सारे काम फ्लैश से रिलेटेड है, मैक्रोमीडिया फ्लैश या एडोब फ्लैश से, तो सारे के सारे स्टेप्स वही हैं। सेकंड स्टेप क्या है, आपको ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेम 20 पर राइट क्लिक करके की फ्रेम इंसर्ट करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट की रीपोजिशनिंग करनी है। जैसे आप की फ्रेम इंसर्ट करते हैं आपको वो शेप, पहले वाला शेप वही नजर आएगा, आप उसे ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, रीपोजिशनिंग करेंगे, राइट साइड में ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे और उसकी साइज वहां पर शेप की चेंज कर देंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज करके। और साथ साथ आपको जैसे पिक्चर में क्लियर है कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे उस न्यू शेप की। और फ्रेम 1 से लेकर के 20 के बीच में किसी भी जगह किसी भी फ्रेम को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पैलेट से आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे शेप ट्विन, तो इस तरह से सेट हो जाएगा शेप ट्विन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आएगा आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के और बहुत ही आसानी से आप सारे स्टेप्स को नोट करके 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन HTML से, क्वेश्चन नंबर 3। राइट HTML कमांड टू क्रिएट अ बटन इन फॉर्म विद द कैप्शन क्लिक मी। तो यहाँ पर आपको HTML कमांड लिखना है। ये सारी की सारी पूरी की पूरी HTML कोडिंग नहीं लिखनी है, एक छोटा सा कमांड लिखना है। और क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क का है इसलिए आपको पूरा HTML बॉडी, हेड, टाइटल वगैरह सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही टैग लिखेंगे जिसकी वजह से ये कमांड बटन क्रिएट हो जाएगा। तो कमांड बटन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लेते हैं हम इनपुट टैग और यहाँ पर टाइप लेते हैं बटन, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लिक करना है बटन। और वैल्यू लेते हैं क्लिक मी, क्योंकि यहाँ पर इस बटन के अंदर जो कैप्शन डिस्प्ले कराना है वो है क्लिक मी, वो हम लिख लेते हैं वैल्यू में। और ये हो गया आपका कंप्लीट 1 मार्क का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। दोस्तों इतनी लंबी वीडियो एक साथ ना देखें, आप बीच में ब्रेक लेना जरूर याद रखें। ब्रेक लें, आंखों को रिलैक्स करें और ताकि आपकी आंखें खराब ना हो और आप टायर्ड भी ना हो।
और उसके बाद दोबारा से शुरू करें वीडियो को यहाँ से फिर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप इस वीडियो को आगे मिस ना करें। तो आइए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग HTML कोड। तो यहाँ पर दिया हुआ एक HTML कोड, इसमें क्या प्रॉब्लम है इसे आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट कोड को आपको लिखना भी है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग लिया हुआ है और उसकी टाइप सेट की गई है स्मॉल a, यानी कि जो लिस्ट की ऑर्डरिंग हो गई या नंबरिंग हो गई वो स्मॉल में ABCD से होगा, और यहाँ पर स्टार्ट में लिखा गया है F। तो दोस्तों यहाँ पर जो एरर है वो है यहाँ F में, क्योंकि जो स्टार्ट के अंदर, स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर कभी भी अल्फाबेट्स नहीं आते, हमेशा नंबर ही आता है, यानी कि किस नंबर से वो लिस्ट स्टार्ट होगा वो डिफाइन करता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए F आता है ABCDEF, छठवें पोजीशन पर यहाँ पर बेसिकली नंबर होने चाहिए 6। तो यहाँ पर अगर आप मेंशन करेंगे 6 तो ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी स्टार्ट होगी F से। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान से देखेंगे आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। जहां पर प्रॉब्लम है उस पोर्शन को आप करेंगे अंडरलाइन, यहां पर लिखेंगे पूरा का पूरा करेक्ट कोड, और जिस पोर्शन में क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी उससे करेंगे आप अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन सी, राइट द HTML कोड टू जनरेट द वेब पेज इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। यहाँ पर एक वेब पेज का फॉर्मेट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको एक वेब पेज जनरेट करना है। इसके लिए HTML कोडिंग करनी है। तो दोस्तों ये कोडिंग, HTML की जो कोडिंग होती है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने क्लास 7th और 8th में भी कंप्यूटर पढ़ा था तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिला होगा HTML कोड पढ़ने का। तो यहाँ पर इस कोड को एक बार ज़रूर आप रिवाइज कर लें और बहुत ही आसानी से आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है HTML की कोडिंग करने के लिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को HTML के ऊपर जो बेस्ड है, जो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बनाया था मैंने, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें ये सारे के सारे टैग्स यूज हुए हैं जो कि यहाँ पर डिजाइन के लिए चाहिए। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से समझेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। टाइटल ऑफ द पेज शुड बी हैंडमेड कार्ड्स। और यहाँ पर टाइटल, जो दोस्तों जो टाइटल लिखते हैं किसी भी वेब पेज में वो हम देते हैं टाइटल टैग के अंदर, और टाइटल टैग जो होता है वो आता है बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं HTML को आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक ऑनलाइन HTML इंटरप्रेटर ओपन कर रखा है, jsbin.com। आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके पास मेंशन करना जरूरी होता है HTML हेड, ये दोनों टैग, और नीचे के HTML हेड एंड बॉडी, और नीचे के बॉडी HTML टैग्स क्लोज होंगे जरूर। HTML यहाँ पर क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग यहाँ पर क्लोज हुआ है, हेड टैग यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर याद रखें कि हेड टैग जो होता है वो बॉडी के ऊपर ही क्लोज हो जाता है, वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाद क्लोज नहीं होता। और जो टाइटल टैग आता है वो हेड टैग के अंदर ही होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर मेंशन करेंगे आप टाइटल टैग और यहाँ लिखेंगे अपने पेज का टाइटल, जैसा कि मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर टाइटल होना चाहिए हैंडमेड कार्ड्स, तो ये होना चाहिए आपके टाइटल टैग के अंदर यहाँ पर, और इसके बाद आप टाइटल टैग को यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो ये टाइटल कहाँ दिखता है, ये टाइटल नजर आएगा आपको टाइटल बार में, जो उस पेज का टाइटल होगा उस पेज का नाम होगा। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के अगले पोर्शन पर। बैकग्राउंड कलर शुड बी पिंक, यानी कि जो पेज का बैकग्राउंड कलर है, HTML पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक होना चाहिए, और ये बैकग्राउंड कलर आपको मेंशन करना पड़ेगा बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर सेट करते हैं बॉडी के बाद एट्रीब्यूट में bg color equals pink। सो यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी कलर बिल्कुल बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट स्टाइल ऑफ मेन हेडिंग शुड बी एरियल बोल्ड एंड कलर शुड बी रेड। सो यहाँ जो मेन हेडिंग है ये एरियल बोल्ड है और कलर रेड है। तो यहाँ पर हम हेडिंग लेते हैं H1 से और यहाँ लिखते हैं हैंडमेड कार्ड्स। तो यहाँ पर हमने लिखा H1 टैग और यहाँ पर हैंडमेड कार्ड्स, H1 टैग को किया क्लोज। और यहाँ पर हमें मेंशन करना है
कि ये जो कलर है इसका कलर होना चाहिए रेड। तो यहाँ पर हम लेंगे फॉन्ट टैग, जहाँ पर हम कलर स्पेसिफाई करेंगे रेड, फॉन्ट कलर इक्वल्स रेड। और यहाँ पर जो फॉन्ट का फेस है, यानी कि मेन हेडिंग एरियल बोल्ड में होना चाहिए, तो यहाँ पर फॉन्ट फेस लेंगे हम, फेस इक्वल्स एरियल बोल्ड। एरियल और बोल्ड के लिए हम यूज करेंगे बी टैग, और इस फॉन्ट टैग को और बी टैग को हम करेंगे यहाँ पर क्लोज। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग हो गई है बोल्ड, एरियल एंड यहाँ पर हमें एक काम और भी करना पड़ेगा, इसकी अलाइनमेंट को करनी पड़ेगी सेंटर। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ से भी सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, या फिर सेंटर अलाइनमेंट का टैग हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं एक टैग सेंटर, और आप देख सकते हैं कि ये इसकी अलाइनमेंट हो गई है सेंटर्ड। सो अगला जो क्वेश्चन है, इमेज यूज्ड इज cards.jpg। सो यहाँ पर जो अलाइनमेंट सेंटर है वहाँ पर इमेज भी cards.jpg यूज हुआ है, और हेडिंग टैग के नीचे भी एक लाइन है, उस लाइन को भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर आप H1 के बाद H6 में आप मेंशन कर सकते हैं एक सब हेडिंग, और वो है हैंडमेड कार्ड्स ऑफर्स कस्टम मेड कार्ड्स एज पर योर रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन। सो यहाँ पर ये टेक्स्ट आप मेंशन कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इस H6 टैग को करेंगे यहाँ पर क्लोज। इसके नीचे आपको लगानी है इमेज। तो इमेज लगाने के लिए जो टैग हम यूज करते हैं वो टैग होता है img, और उसके अंदर हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट इमेज का सोर्स बताने के लिए src, और जहां पर आपको मेंशन करना पड़ता है इमेज का नाम। सो src इक्वल्स इस इमेज का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो इमेज यूज हुआ है cards.jpg, ये नाम आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ब्लैंक आ गया, क्योंकि ये इमेज उस वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इमेज अगर उस वेबसाइट पर अवेलेबल होती तो यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो जाता। तो अब करेंगे इस टैग को क्लोज। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज एंड शुड हैव 3 पिक्सल थिक बॉर्डर एंड कलर ग्रीन एंड स्पेसिंग बिटवीन सेल कंटेंट एंड बॉर्डर इज 10 पिक्सल्स। यूज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट फॉर क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की गई है, और यहाँ पर एक हेडिंग भी है जो लेफ्ट साइड अलाइन है, उसके बाद आपको क्रिएट करना है टेबल। तो ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट करने का एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है, उसे आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और उससे क्रिएट कैसे करते हैं, जिसकी हेल्प से आप बिल्कुल इस तरह की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको एक टेबल पर एक आपको HTML का वीडियो मिलेगा आप मेरे इसी चैनल पर, जहां पर ये सारी डिटेल्स की टेबल बॉर्डर कैसे लेना है, रोज एंड कॉलम्स कैसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर डिटेल्स कैसे फिल करनी है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग क्या, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी HTML वाले वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पर अगेन एक इमेज है जो सेंटर्ड है, सिर्फ img टैग यूज करके अगेन आप इस इमेज को ले सकते हैं, और इसके नीचे है क्रिएट किया हुआ एक हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक क्रिएट करने का भी मेथड मेंशन्ड है मेरे HTML वाले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं HTML के इस पेज का डिजाइन और लिख सकते हैं कोड। और इस क्वेश्चन के लिए आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो है 8 मार्क्स। सो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से आप HTML कोड को लिखें और स्टार्ट करें पेंसिल से ही कोड लिखें, ताकि आपको करेक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर कोड आपकी आसानी के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल इस कोड को आप यूज करके स्टडी करके बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, और फिर
किसी भी तरह के दिए गए वेब पेज को डिजाइन करके बना सकते हैं। ये कोड अगर आपको दोस्तों समझ में नहीं आए तो आप, जैसा कि मैंने मेंशन किया पहले भी, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को HTML पर जो है उसे जरूर देख लें। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन PHP। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ PHP। PHP के फीचर्स क्या हैं? जैसे आपका PHP का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आपने PHP के फीचर्स पढ़े थे, उसमें से किसी भी 2 फीचर्स को मेंशन कर देंगे। PHP इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आप इसे लाइनक्स पे चलाइए, यूनिक्स वाले सिस्टम पे चलाइए, विंडोज सिस्टम पे चलाइए, बिल्कुल सेम वर्क करता है। PHP इज सर्वर साइड स्क्रिप्ट एंड एग्जीक्यूट्स ऑन वेब सर्वर। PHP क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्ट होते हैं और ये वेब सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि क्लाइंट साइड या वेब ब्राउजर पर ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। यहाँ पर PHP का एक कोड दिया गया है और यहाँ पर आपको बताना है कि आउटपुट क्या है। आइए इस प्रोग्राम को समझते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम नहीं समझेंगे, डायरेक्टली आंसर देखेंगे, तो हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन आए डिफरेंट आए और वो उसका करेक्ट आउटपुट या करेक्ट आंसर आप नहीं बता पाए। तो समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क PHP यहाँ से स्टार्ट होती है। PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट, ये स्टार्ट होने का इंडिकेशन है, और PHP स्क्रिप्ट एंड होने का इंडिकेशन यहाँ पर है। तो इसके लिए कुछ आउटपुट नहीं होता, लेकिन ये कोड में जरूरी होता है ताकि सर्वर को ये समझ में आए कि यहाँ पर PHP स्क्रिप्ट यूज की गई है। और फिर आप देख सकते हैं $sum एक वेरिएबल लिया गया है, जो कि एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, और न्यूमेरिक वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं नंबर्स। अगर आप डॉलर लगाना भूल जाते हैं या नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, और इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सम इस वैल्यू पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं कर पाएगा। तो $sum इस एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन की गई 0, और यहाँ पर एक लूप लिया गया है, फॉर लूप, फॉर $a = 1, यानी कि ये एक काउंटर वेरिएबल लिया गया a, और